ठंड में गरीब भाभी की 5 प्रेग्नेंट नंद की रजाई। गरीब साधना अपने छोटे से घर के आंगन में रात के समय अपनी सिलाई मशीन पर ठंड में कांपते हुए कपड़े सी रही थी। कितनी ठंड है। उतने में साधना की सास उर्मिला और साधना का पति अनुज दोनों बाहर आते हैं। बहू, तू इतनी ठंड में बाहर आंगन में कपड़े क्यों सी रही है? तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बहू। हाँ साधना, तुम आंगन में बैठकर क्यों कपड़े सी रही हो? चलो घर में चलो, कल सवेरे सीना ये कपड़े। जी, घर में मशीन की आवाज से आप सबकी नींद ना खराब हो जाए, इसीलिए मैं बाहर आंगन में आकर कपड़े सी रही हूँ। और वैसे भी घर में शादी है, हमें पैसों की जरूरत है। ये कपड़े सीने से थोड़े पैसे आ जाएंगे तो वही हमारे काम आएंगे। सच में हम बड़े भाग्यशाली हैं बहू कि हमें तेरे रूप में इतनी अच्छी बहू मिली। माँ जी, ठंड बहुत है, आप लोग अंदर जाकर सो जाइए, मैं थोड़ी देर में आकर सो जाऊंगी। निर्मला घर के अंदर चली जाती है और अनुज वहीं साधना के पास कुछ लकड़ियां जलाकर बैठ जाता है। अगले दिन सवेरे सब घर में बैठे चाय पी रहे थे। साधना मोनपुर गांव में अपने छोटे से घर में अपने पति अनुज, सास निर्मला और 5 नंद रिया, दिया, कोमल, पायल और अनीता के साथ बड़ी गरीबी में रहकर अपना जीवन बिता रही थी। साधना एक दर्जी थी। वो अपने घर में सिलाई मशीन पर लोगों के कपड़े सिलाई का काम करती थी। उसके पास हफ्ते के 3 से 4 लोग ही कपड़े सिलाई करने आते थे और अनुज उसी गांव के कारखाने में 200 रुपए रोज से मजदूरी करता था। माँ, 1 हफ्ते बाद ही हमारी शादी है और हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। हम कितने गरीब हैं। हाँ माँ, आप महेश जी की माँ से कह दीजिए ना कि वो शादी की तारीख को आगे बढ़ा दे। नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से तो तुम 5 के लिए रिश्ते आए हैं। हम इस रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देंगे। तुम चिंता मत करो, हम सब व्यवस्था बहुत अच्छे से कर लेंगे। निर्मला की 5 बेटियों को उसी गांव के 5 भाई रमेश, सुरेश, महेश, अजीत और राहुल का रिश्ता आया था। ये 5 भाई के परिवार में केवल उनकी माँ सुजाता ही थी। कुछ दिन पहले ही सुजाता और निर्मला के बच्चों का रिश्ता तय हुआ था और 1 हफ्ते बाद ही 5 की शादी एक साथ होने वाली है। अब गरीबी के चलते साधना और उसके परिवार वाले एक समय का खाना खा रहे थे और एक समय भूखे रहकर रिया, दिया और उसकी बहनों की शादी के लिए पैसे जमा कर रहे थे। तभी अनुज अपने काम पर चला जाता है। तभी साधना कपड़े सीने बैठ जाती है। 6 दिन बाद रात में शाम का समय साधना, अनुज अपने कमरे में बैठे पैसे गिन रहे थे। कल शादी है और हमारे पास तो केवल 20,000 रुपए ही जमा हो पाए हैं। अब इतने कम पैसों में कैसे होगा इतना सब? जी, आप मेरी शादी के गहने बेच दीजिए, उन्हें बेचने से थोड़े पैसे आ जाएंगे। तभी ये बात साधना की 5 नंद और उसकी सास दरवाजे पर खड़े रहकर सुन लेती है। नहीं भाभी, आप अपने गहने नहीं बेचेंगी? हाँ भाभी, हमारी खुशी के लिए आप अपने माता पिता की आखिरी निशानी, उन गहनों को कुर्बान मत कीजिए। रिया, ये परिवार मेरा अपना है। अगर इस परिवार की इज्जत को कायम रखने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी। तो ये गहने क्या चीज है? ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अनुज साधना के गहने बेच देता है। अगले दिन निर्मला की 5 बेटियों की शादी रमेश, सुरेश, महेश, अजीत, राहुल के साथ हो जाती है और 5 बहनें उसी गांव में अपने ससुराल चली जाती हैं। रमेश और उसके भाई शहर में कारखाने में काम करते हैं, जो वहीं रहते हैं और हफ्ते में 1 बार अपने घर आते हैं। अगले दिन सवेरे सुजाता के 5 बेटे शहर अपने काम पर चले जाते हैं। रिया बहू, आज तुम 5 की मुंह दिखाई की रस्म है। तुम 5 के पास ढंग के कपड़े तो है ना पहनने के लिए? नहीं माँ जी, हमारे पास तो नए कपड़े नहीं हैं। क्या गरीब भिखारी बहुओं से पाला पड़ा मेरा? तुम्हारी फटीचर माँ तुम्हें नए कपड़े भी ना दे सकी? चलो तुम 5 इसी समय अपने मायके जाकर अपने लिए नए कपड़े लेकर आओ। अगर तुम नए कपड़े नहीं लाओगी तो मैं तुम 5 को इस घर में घुसने नहीं दूंगी, समझे? भिखारी कहीं के। तभी 5 अपने मायके आती हैं और अपनी माँ और भाभी को सारी बात बताती हैं। बहू, अब हम इनके लिए नए कपड़े कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। साधना अपने कमरे में आती है
और अपने कपड़ों में से 5 नए ड्रेस निकाल कर बाहर लाती है। वो कपड़े थोड़े फटे हुए थे। माँ जी, ये मेरे शादी के ड्रेस हैं जो थोड़े फट चुके हैं, मैं इन्हें सीकर नए बना देती हूँ। तभी साधना वो 5 ड्रेस अच्छे से सीकर अपनी 5 नंद को देती है, जिसे पहनकर वो 5 अपने ससुराल चली आती हैं। इसी तरह सुजाता हर छोटी बड़ी चीजों के लिए अपनी बहुओं को उनके मायके भेजने लगी और साधना निर्मला बड़ी परेशानियों का सामना करने के बाद निर्मला की हर डिमांड पूरी करने लगे। सुजाता बात बात पर अपनी बहुओं को उनकी गरीबी के ताने देती थी। 1 साल बाद सुजाता की 5 बहुएं प्रेग्नेंट थी। ठंड का मौसम था। एक रात 5 बहनें रिया के कमरे में ठंड में बिना कंबल रजाई के लेटे हुए थे। कितनी ठंड है, इस ठंड में बिना कंबल के तो सोया भी नहीं जा रहा। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आप कहीं से भी मेरे लिए रजाई ले आइए। रिया और उसकी बहनें गर्भवती थी और इस हालत में ठंड में उनकी और भी ज्यादा हालत खराब हो रही थी। तभी रिया सुजाता के कमरे में आती है तो सुजाता अपने कमरे में मोटे कंबल में मजे से लेटी हुई थी। माँ जी, आपके पास कंबल है क्या? हमें बहुत ठंड लग रही है। ए तो कड़ी की गरीब, चल भाग यहाँ से, अपने मायके से लेके आ कंबल। आई बड़ी कंबल मांगने वाली। रिया अपनी बहनों के पास आ जाती है। तभी 5 बहनें ठंड से बचने के लिए अपने दुपट्टे ओढ़कर रात भर ठंड में कांपती रही। सुजाता अपनी गर्भवती बहुओं को कंबल रजाई तक खरीद कर नहीं दे रही थी, ना वो उन्हें पैसे दे रही थी। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सारा दिन ठंड में रहने के बाद रात को बिना रजाई कंबल के बगैर रिया और उसकी बहनें बीमार हो जाती हैं। एक दिन सवेरे रिया बुखार में ठंड में कांपते हुए घर के आंगन के नल से पानी घर में ले रही थी। तभी अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो धड़ से नीचे गिर जाती है। माँ! दीदी! अरे बाप रे! चारों बहनें रिया को उठाती हैं। सुजाता सामने शॉल ओढ़े बैठी थी। वो अपनी जगह से टस से मस्तक नहीं होती। तभी सब रिया को कुर्सी पर बिठाते हैं। माँ जी, अब तो हम पर रहम कीजिए। देखिए दीदी को कितना तेज बुखार आ गया। अब तो हमारे लिए कंबल ले आइए माँ जी। इतनी ठंड में बिना रजाई के सोया नहीं जा रहा हमसे। अच्छा, दहेज में तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं लाए तुम 5 और यहाँ फरमाइशें कर रहे हो। चलो अपने मायके जाओ और वहीं से ले आओ कंबल। माँ जी, जब से हमारी शादी हुई है हम 5 हर जरूरत का सामान अपने मायके से ही ला रहे हैं। हमारे गरीब मायके वाले कितना कुछ करेंगे। हमारे पति जो कमाते हैं उसमें से आप हमें एक पैसा भी नहीं देती। सारा पैसा आप ही रख लेती हो। ओए, ज्यादा जुबान ना चला अपनी फटीचर की औलाद। अपने मायके से जाकर ला कंबल, वरना रह यहाँ ठंड में। सुजाता ऐसी ही थी। उसके 5 बेटे शहर से जो पैसे भेजते थे, सुजाता उसमें से एक पैसा भी अपनी बहुओं को नहीं देती थी। तभी 5 बहनें अपने मायके आती हैं तो साधना उन्हें अपने घर की 5 फटी पुरानी रजाइयां देती है। वो लेकर जब 5 अपने ससुराल आती हैं, ये क्या ले आए तुम 5? ये रजाइयां तो किसी रास्ते के भिखारियों की लगती हैं। ये दिए तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें? माँ जी, हमारे मायके वाले बहुत गरीब हैं, वो हमें नए कंबल नहीं दिला सकते। फेंका ये रजाइयां अपने मायके वालों के मुंह पर और नई कंबल लिए बगैर यहाँ आना मत, समझी? तभी 5 ठंड में कांपते हुए अपने मायके आती हैं और साधना निर्मला को सारी बात बताती हैं। बहू, अब नए कंबल के लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे? तभी साधना की नजर अपनी सिलाई मशीन पर पड़ती है। माँ जी, पैसों की व्यवस्था हो जाएगी, मैं अभी आती हूँ। साधना घर से बाहर चली जाती है और थोड़े समय बाद एक रोहित नाम के आदमी के साथ घर आती है। भाई साहब, ये रही मेरी सिलाई मशीन। बहन, इस मशीन के केवल 1500 रुपए दे पाऊंगा मैं। बहू, तू अपनी सिलाई मशीन बेच रही है? जी माँ जी, इस मशीन को बेचकर मैं अपनी 5 ननद के लिए नए कंबल लाने वाली हूँ। ये 5 गर्भवती हैं, इन्हें ठंड से बचकर रहना बहुत जरूरी है। नहीं भाभी, हम आपको ये मशीन नहीं बेचने देंगे। अगर ये मशीन चली गई तो आप कपड़े कैसे सिएंगी? रिया, मशीन तो दोबारा भी आ जाएगी, पर इस समय तुम 5 का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है।
तभी साधना 1500 रुपए में अपनी सिलाई मशीन रोहित को बेचकर उन पैसों में 5 नए कंबल लाकर अपनी नंद को देती है, जिन्हें लेकर रिया और उसकी बहनें अपने ससुराल चली आती हैं। रात का समय। माँ जी, आपके पास इतना पैसा है, फिर भी आपने हमें कंबल लाने हमारे मायके भेजा। आपको पता है, इन कंबल की वजह से हमारी भाभी ने उनकी सिलाई मशीन बेच दी। अब वो सिलाई कैसे करेंगी? जब से हमारी शादी हुई है, आपकी वजह से हमारी भाभी ने अपना कितना सारा सामान बेचकर आपकी फरमाइशें पूरी की है। बस माँ जी, अब और नहीं, हम अपने मायके वालों को और परेशान नहीं कर सकते। परेशान नहीं कर सकते तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने बेटों की कमाई तुम पांचों फटीचर गरीब पर लुटा दूं? तुम्हारी औकात तो इस घर की नौकरानियां बनने की भी नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हें अपने घर की बहुएं बना लिया। तभी सुजाता के 5 बेटे वहां आ जाते हैं। 5 ने सुजाता और अपनी पत्नियों की बातें सुन ली थी। तभी रिया अपने पति और उसके भाइयों को सुजाता की सारी हरकत के बारे में बताती है। माँ, ये सब क्या? आप हमारी पत्नियों को इतना परेशान कर रही हो कि कंबल भी आपने उनके मायके से मंगवाई। माँ, इनके मायके वाले ही कितने गरीब हैं और आप उन्हें इतना परेशान कर रही थी। हम तो आपको पैसे भेज रहे थे ना, फिर भी आप हमारी पत्नियों को उनके मायके भेजकर उनसे सामान पे सामान मंगवाते जा रही थी। सुजाता के बेटे सुजाता को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। तभी रमेश और उसके भाई अपनी पत्नियों के साथ उनके मायके आते हैं और अपने पैसों से एक नई सिलाई मशीन खरीद कर साधना को देते हैं और साधना निर्मला से माफी मांगते हैं। माँ जी, भाभी, माँ की ओर से हम आपसे माफी मांगते हैं। हमें नहीं पता था कि माँ हमारी पत्नियों के साथ ये सब कर रही हैं। माँ, भाभी, हम वचन देते हैं कि आज के बाद माँ कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगी। तभी 5 भाई अपनी पत्नियों के साथ अपने घर आते हैं। माँ, हम शहर जा रहे हैं। हम 5 भाई वहाँ 1 रुपए का खाना खाकर एक समय भूखे रहकर वो पैसा बचाएंगे और वो पैसा आप हमारी पत्नियों की जरूरत पूरी करने दे देना और हमारी महीने की कमाई आप रख लेना, पर मेहरबानी करके दोबारा हमारी पत्नियों के गरीब मायके वालों को परेशान मत करना। ये सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं मेरे बच्चों, तुम भूखे मत रहना, मुझे माफ कर दो। मैं वचन देती हूँ कि मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तो इसी तरह सुजाता को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसके बाद से उसने अपनी बहुओं को परेशान करना बंद कर दिया और वो उनके साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।